पूर्व मंत्री मन्नान मलिक का लंबी बीमारी के बाद रांची में निधन। विधानसभा परिसर में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत कई नेताओं ने जताई संवेदना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने गुमला में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में लिया हिस्सा। संगठन मजबूती, विस्तार और भावी कार्यक्रमों पर विमर्श। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में 4 दिवसीय भारत टेक्स का किया उद्घाटन। कपड़ा, फैशन और नवाचार का संगम, वैश्विक साझेदारी को मिलेगा बढ़ावा। और रांची में रथ यात्रा मेला की तैयारियां अंतिम चरण में। कल एकांतवास से बाहर आएंगे भगवान जगन्नाथ। शाम में होगा नेत्रदान। 16 जुलाई को रथ यात्रा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की राजनीतिक जगत की एक अहम खबर के साथ। पूर्व मंत्री सह कांग्रेस नेता मन्नान मलिक का लंबी बीमारी के बाद रांची के एक अस्पताल में आज निधन हो गया। विधानसभा परिसर में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कई मंत्रियों, विधायकों और राजनेताओं ने उनके योगदान का स्मरण किया और उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। मन्नान मलिक के निधन से धनबाद में भी शोक की लहर है। निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी अनुभव, उनका जो समाज के प्रति दिया हुआ संदेश है, वो हमारे बीच गूंजता रहेगा। हम सब लोग आज विधानसभा में उनको, सभी माननीय विधायक, सत्ता पक्ष, विपक्ष, मंत्रीगण और आदरणीय स्पीकर साहब के नेतृत्व में उनको हम लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और इस दुखद घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ हम सब लोग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने पूर्व मंत्री मन्नान मलिक के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन्नान मलिक जी ने लंबे समय तक जन सेवा और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहकर झारखंड, विशेषकर धनबाद की जनता की आवाज को मजबूती से उठाया। उनके निधन से राज्य ने एक अनुभवी जनप्रतिनिधि और सामाजिक सरोकारों से जुड़े नेता को खो दिया है। इधर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका जीवन समाज सेवा, जनहित और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित रहा। कांग्रेस पार्टी ने भी मन्नान मलिक को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। धनबाद में विधानसभा सदाचार समिति ने अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन और अन्य मामलों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध निष्पादन तथा कार्रवाई के निर्देश दिए। समिति के सभापति और विधायक रामचंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभागवार लंबित मामलों की समीक्षा हुई। सभापति ने मामलों के तेजी से निष्पादन पर जोर दिया। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि जिन मामलों का निपटारा जिला स्तर पर संभव नहीं होगा, उन्हें रांची में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सुलझाया जाएगा। जिला में हम लोग देख रहे हैं, जिसे बहुत तरह के काम है, विकास के काम है और तरह की समस्या है, उसको हम समाधान कैसे करा सकते हैं, इसके लिए हम लोग लग रहे हैं, हम लोग जोर दे रहे हैं उस पर, अधिकारियों से रिपोर्ट ले रहे हैं। तो इसमें यहाँ अनुकंपा का जो कुछ मामला था, तो वह अनुकंपा में और पेंशन में जिसको हम लोगों ने देखा, तो बहुत कुछ कारणों से यहाँ है। बाकी बहुत अभी सारा डॉक्यूमेंट्स लोगों ने जमा कर लिया है और बहुत जल्दी लोगों ने आश्वस्त किया है कि अगले महीने तक जो हमारे पास लंबित मामला है उसको हम लोग पूरा कर लेंगे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू गुमला में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान संगठन मजबूती, विस्तार और भावी कार्यक्रमों पर विमर्श हुआ। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, पार्टी के वरिष्ठ नेता समीर उरांव, प्रदेश उपाध्यक्ष मुनेश्वर साहू समेत अन्य नेता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन को धारदार बनाने की दिशा में कई टिप्स दिए। श्री साहू ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के क्रम में जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा हुई। श्री मुंडा ने एक तस्वीर साझा कर बताया कि इस दौरान जनजातीय समुदायों के कल्याण, सशक्तिकरण और समावेशी विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज से 4 दिवसीय भारत टेक्स शुरू हुआ है, जिसमें कपड़ा, फैशन, नवाचार और वैश्विक साझेदारी का संगम दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस वैश्विक आयोजन का उद्घाटन किया और टेक्सटाइल सेक्टर के विकास की प्रतिबद्धता जताई। भारत की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुभारंभ हो गया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। यह आयोजन निर्माताओं, निर्यातकों, वैश्विक खरीदारों, निवेशकों, नीति निर्माताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों, कारीगरों, स्टार्टअप्स और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को एक साथ एक मंच पर लाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन, फॉर्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन से प्रेरित होकर भारत टेक्स 2026 कपड़ा मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में विकसित हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में भारत टैक्स का शुभारंभ किया था, लेकिन दूसरे भारत टैक्स आते आते इंटरनेशनल इवेंट्स बन गया। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं, एग्जीबिटर, बायर, सेलर, विजिटर सबों की संख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है। दुनिया में लगभग $900 बिलियन का ये मार्केट साइज है। मैं उम्मीद कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम इस बार जो हमने $100 बिलियन का रखा है लक्ष्य 2030 में, इस बार हम उसमें बड़े गुणात्मक वृद्धि देखेंगे। धनबाद में आज एक सड़क हादसे में हजारीबाग पुलिस के एक जवान की मौत हो गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि चलकुसा थाना की पुलिस टीम मैथन में एक अभियुक्त की तलाश में छापेमारी कर लौट रही थी। इसी दौरान बरवाड्डा थाना क्षेत्र में उनका वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गया, जिससे यह हादसा हुआ। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उसे पता नहीं चला है, उसका परिजन पहुंचे नहीं है अभी तक जी। और कुछ और भी जख्म हुए हैं, जिसको एक जवानी अफसर को अशरफी हॉस्पिटल ले जाया गया। चोट तो चोट उनको लगा है, सिर पे लगा है और बायां पर जख्मी स्थिति है। हमारे अंकल है वो जो सेवा में नियुक्त है झारखंड पुलिस में। दुर्घटना ये बरवाड्डा में ही हुई, बरवाड्डा थाना के पास। सुबह 5 बजे सूचना मिली, अभी हालत ठीक है। केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने, कच्चे तेल के आयात, वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से E20 मुहिम चलाई है। इसके तहत मोटर वाहनों में 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल डाला जा रहा है। राजधानी रांची में तेल विपणन कंपनियां इसे लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही हैं।
केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की आयात की निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से E20 की पहल की है। E20 का मतलब है कि 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का उपयोग किया जाना है। खास करके मोटर वाहनों में जो ईंधन डाले जाते हैं उसको लेकर सरकार ने ये पहल की है और इसे लेकर राजधानी रांची में व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ये बताया जा रहा है कि E20 का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है और इनके क्या कुछ लाभ है। मुख्य रूप से विभिन्न पेट्रोल पंपों में इसको लेकर जागरूकता अभियान के तहत कई तरह के फ्लैक्स और बैनर लगाए गए हैं और उसमें बताया गया है कि किस तरह से इसके माध्यम से इंजन को कोई नुकसान नहीं होगा और बीमा क्लेम पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा E10 ईंधन की तुलना में बेहतर एक्सेलरेशन, अधिक स्मूथ ड्राइविंग का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में 30% तक की कमी आ सकेगी, जिससे स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। DD न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की पहल पर SIR के मद्देनजर राज्य भर के बूथों पर आज चुनाव पाठशाला और BLO तथा BLA 2 की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान ASDD प्रारूप सूची पर विचार विमर्श हुआ। अनमैप्ड मतदाताओं के संबंध में भी चर्चा हुई। रांची के भी विभिन्न बूथों पर इसे लेकर BLO मौजूद रहे। SIR की प्रक्रिया के तहत वोटरों को प्रपत्र उपलब्ध कराए गए तथा उन्हें भरने का काम हुआ। इस काम से जुड़े प्रतिनिधियों ने SIR की प्रक्रिया में आम लोगों की सहभागिता पर बल दिया। BLO 1 और BLO 2 सभी लोगों से बार बार आग्रह कर रहे हैं और स्वयं घर घर जाकर भी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप अपना फॉर्म लें और फॉर्म भरें। गति भी जरूर है, लेकिन हमारे BLO 1 और BLO 2 के जितने भी लोग हैं काफ़ी सक्रियता के साथ लगातार लोगों के संपर्क में है। वोटर तक वो पहुँच रहा है। वोटर के बीच में वोटर के घर तक जाके जो है वो अपना फॉर्म वितरित कर रहे हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता के कुछ अभाव दिख रहा है। हम फिर आग्रह करते हैं कि लोग जो है आगे आएं, अपना फॉर्म लें और भर के जमा करें। सरकार देश के अन्नदाता किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन और नर्सरी विकास योजना के तहत साहिबगंज जिले के किसान भी योजनाओं का लाभ लेकर उपज और आमदनी बढ़ा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। साहिबगंज का उद्यान विभाग किसानों को उद्यान विकास योजना के तहत नर्सरी विकास के लिए 50% अनुदान पर राशि उपलब्ध करा रहा है। जिला उद्यान पदाधिकारी अमितेश बताते हैं कि अब किसान अपनी नर्सरी में सिर्फ पौधे तैयार कर आमदनी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे प्राप्त फल और सब्जियों का वैल्यू एडिशन कर अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। हमारे नर्सरी विकास की योजना के तहत भी किसान बहुत सारे जुड़े हैं, जिसमें कि एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, गौतम राय, जो कि हमारे राजमहल प्रखंड के नारायणपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके द्वारा यह 15 लाख का योजना था, जिसमें 50% सब्सिडी के तहत उन्होंने लिया था और पहले वो परंपरागत खेती के थ्रू ही अपना करते थे, जिनमें उनका ज़्यादा बचत नहीं हो पाता था। उसके बाद उनको पता चला ये योजना लिया और आज वह पूरे जिले में ही नहीं पूरे राज्य में के लिए कृषकों की आज गुणवत्ता युक्त पौधों का फलदार पौधों का उत्पादन कर रहे हैं। साहिबगंज जिले के पूर्वी नारायणपुर में नर्सरी विकास योजना के लाभान्वित गौतम राय नर्सरी तैयार कर आज आम, अमरूद, केला, नींबू, चालता और अमड़ा के पौधे तैयार कर अपनी लगभग 5 एकड़ भूमि पर इसकी खेती कर रहे हैं। गौतम बताते हैं कि आज जिले में उपलब्ध फलदार पौधों में ज्यादातर पौधे इन्हीं की नर्सरी से निर्यातित हैं। हमने उस नर्सरी को डेवलप किए, उसमें हमने आम, अमरूद, नींबू, उसके बाद पपीता, केला, ये सब पौधा का हम लोग ऑर्चर्ड किए, नर्सरी भी बनाए, प्लस उसका मदर प्लांट भी लगाए। इस काम में उनकी पत्नी भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही हैं। पत्नी ममता राय बताती हैं कि आज उनके पति अपने क्षेत्र में नर्सरी से न सिर्फ अच्छी आमदनी कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं।
इनके द्वारा बनाए गए सामानों को FSSAI से प्रमाणित भी किया गया है। नर्सरी शुरू करने के बाद जो उससे आम, नींबू और जो चालता इस सब पे लगाया था, तो उसमें से जो फल निकला था, तो उस फल से हम लोग सोचा कि क्यों ना हम अचार का एक बिजनेस शुरू करें। अपने घर के काम निपटाने के बाद महिलाएं और पुरुष यह काम करने आते हैं और अपने लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी बना रहे हैं। बहुत अच्छा से सफाई से अचार कंपनी का अचार तैयार है। इसी जे बीट, गाजर, आम, नींबू বা আমরা बच्चा को लेके स्कूल में पढ़ाई करता है। हम लोग बाल बच्चा को लेके अच्छा तरीके से रहते हैं। हम लोग काम करते हैं अचार में, कंपनी में आम का अचार, नींबू का अचार, गाजर का अचार, बीट के अचार, सब कुछ में हम लोग काम करते हैं। जहां कभी रोजगार के लिए पलायन मजबूरी थी, वहीं अब सरकारी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में ही आजीविका के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। नर्सरी विकास योजना किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर उभरी है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के लिए 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर पर प्रेरक कहानी, नवाचारी पहल या देशवासियों को प्रेरित करने वाले सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री का आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाला यह मासिक लोकप्रिय कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक भी बना है तथा हर महीने लोग इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। और अब बात रथ की। रथ मेला। रांची जगन्नाथपुर में रथ यात्रा मेला की तैयारियां अंतिम चरण में है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा कल एकांतवास से बाहर आएंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे से नेत्रदान महोत्सव का आयोजन होगा। 16 जुलाई को रथ यात्रा का आयोजन होगा और महाप्रभु मौसी बाड़ी जाएंगे। भक्त एनीनाथ शाहदेव ने उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर 17वीं शताब्दी में रांची के धुरवा में श्री जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखी थी। एनीनाथ शाहदेव के वंशज ठाकुर सुधांशुनाथ शाहदेव ने बताया कि उत्कल पद्धति से भगवान की पूजा होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ठाकुर एनीनाथ शाहदेव को कहें महाप्रभु जगन्नाथ कि हे राजन, तुम अपने यहाँ स्थापित करो ताकि यहाँ के लोग अपने जो हर तरह के दुख और अशांति में रह रहे हैं, उनको शांति प्राप्त हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, उनमें उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो उसी में 1691 में ठाकुर एनीनाथ शाहदेव ने छोटी सी पहाड़ी में इस मंदिर का निर्माण कराया और उत्कल पद्धति से ही इसकी पूजा विधि विधान तब से होते आ रहा है। रथ यात्रा के अवसर पर मंदिर परिसर में 10 दिवसीय मेले का आयोजन होता है। इसे लेकर जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति ने व्यापक तैयारियां की हैं। समिति के अध्यक्ष नरसिंह नारायण पांडे और सचिव प्रसन्न कुमार ने बताया कि आयोजन को लेकर सरकार, प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं और 10 दिन में अगर फुटफॉल देखा जाए तो 20 लाख से अधिक लोगों का होता है। जहाँ तक तैयारियों की बात है तो इसमें जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन का भरपूर सहयोग और उनकी एक्टिव सहभागिता इस मेले के आयोजन में है। प्रारंभ में तो ये समिति द्वारा ये प्रयास किया गया कि इस मंदिर परिसर को पर्यटन के रूप में, तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास किया गया। मास्टर प्लान पे कार्रवाई की जा रही है। रथ यात्रा को लेकर विगत 3 वर्षों से रथ का निर्माण उड़ीसा के सुप्रसिद्ध कारीगर दशरथ महाराणा कर रहे हैं।
समिति के सदस्य कमल कुमार ठाकुर ने बताया कि 15 जुलाई को प्रभु जगन्नाथ एकांतवास से वापस आएंगे। 16 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी और वो मौसी बाड़ी जाएंगे, जहां से 10 दिनों बाद 25 जुलाई को भगवान मंदिर में पुनः विराजमान होंगे। रथ यात्रा मेरा है 16 जुलाई को। उस दिन सुबह 4 बजे भगवान की आरती हो जाती है और 5 बजे सारे विग्रहों का दर्शन सुलभ जनता के लिए हो जाता है। 2 बजे अपराह्न 2 बजे हम लोग का ये पट बंद हो जाता है। 5 बजे हम लोग रथ का भगवान को लेकर जनता और श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं। 6 बजे भगवान जो है गुड़ीचा मंदिर, जिसको हम लोग मौसी बाड़ी भी कहते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। अब सभी की निगाहें 16 जुलाई पर टिकी हैं, जब प्रभु जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भव्य रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेंगे और जय जगन्नाथ के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठेगा। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। उधर ओडिशा के पुरी में भी 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा का आयोजन होगा। सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर यहां मुकम्मल तैयारी रहेगी। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का परीक्षण भी किया है। पुरी में 16 जुलाई से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। रथ यात्रा से पहले एनडीआरएफ, स्काउट एंड गाइड, अग्निशमन सेवा और अन्य संबंधित एजेंसियों ने मिलकर एक बहु एजेंसी मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास के दौरान आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने, श्रद्धालुओं की सुरक्षा, बचाव कार्यों और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल यानी कि समन्वय की तैयारियों का परीक्षण किया गया। श्री अमरनाथ यात्रा जारी है। अब तक 2,75,000 से अधिक श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। जम्मू से एक और जत्था पवित्र गुफा की ओर रवाना हुआ। यह यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। 3 जुलाई से कश्मीर में चल रही श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 में अब तक 2,75,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आज 5,335 यात्रियों का एक जत्था जम्मू से घाटी के लिए रवाना हुआ। पिछले 11 दिनों में लगभग 3 लाख यात्रियों ने यात्रा पूरी की है। 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस सिलसिले में भारतीय सेना ने विशेष स्मृति ट्रैक का आयोजन किया। 27वें कारगिल विजय दिवस पर 13 जुलाई 2026 को भारतीय सेना ने .5140 गन हिल तक विशेष स्मृति ट्रैक का आयोजन किया। इस ट्रैक का उद्देश्य ऑपरेशन विजय के दौरान अदम्य साहस और सटीक फायर पावर का परिचय देने वाली आर्टिलरी रेजिमेंट गनर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करना था। इस स्मृति ट्रैक में कुल 137 सैनिकों ने भाग लिया। भारतीय सेना ने गनर्स के साहस, बलिदान और समर्पण को याद करते हुए कहा कि उनकी लगातार और प्रभावी फायर पावर ने महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई और कारगिल युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त किया। यह आयोजन कारगिल के वीर सैनिकों के शौर्य को नमन करने और नई पीढ़ी को उनके बलिदान से प्रेरणा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कारगिल विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि कड़ाके की ठंड में हमारे जवानों ने एक एक चोटी को दुश्मन से मुक्त कराया था। पहले 1999 में भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से एक नया इतिहास रच दिया। वह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि साहस, धैर्य, अनुशासन और अदम्य राष्ट्र भक्ति का एक ऐसा अध्याय था। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेना भी कठिन हो जाता था, जहां ऑक्सीजन कम होती है, जहां तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है, ऐसे दुर्गम और प्रतिकूल वातावरण में हमारे वीर सैनिकों ने असंभव को संभव करके दिखाया है।
रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की रफ्तार बढ़ी है। आज से लेकर 17 जुलाई तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। संथाल परगना के देवघर और जामताड़ा तथा गिरिडीह में आज भारी बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। बोकारो और धनबाद में भी तेज बारिश की संभावना है। कल रांची और खूंटी में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 16 और 17 जुलाई को भी कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 1 जून से अब तक 41% कम मानसूनी बारिश हुई है। झारखंड के खिलाड़ी लगातार अंतर्राष्ट्रीय फलक पर राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनमें से एक गोड्डा जिले का आदिवासी युवा देवगन मरांडी है, जिन्होंने कोलकाता में आयोजित भारत नेपाल इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट में प्रतिभा का लोहा मनवाती हुई जीत दर्ज की है। गोड्डा जिले के ललमटिया स्थित ईसीएल के भू प्रभावित गांव नीमा कला के 22 वर्षीय देवगन मरांडी ने इंटरनेशनल MMA प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नेपाल के खिलाड़ी को मात दी है। इस उपलब्धि के बाद गांव पहुंचने पर मुखिया ज्योति मुर्मू और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इंटरनेशनल अभी जस्ट खेले 27 जून कोलकाता में इंडिया वर्सेस नेपाल, उसमें 3 मिनट का राउंड होता है। फर्स्ट राउंड हुआ, इसमें 17 सेकंड में नॉकआउट किए। सब ये नॉकआउट किस लिए कर पाए, ये फैमिली का सपोर्ट था। सरकार को संदेश देना चाहता है, जो खिलाड़ी है हमें इसको सपोर्ट करा करिए, तभी खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे और आपका सपोर्ट रहेगा तभी खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे, इंडिया तक खेल पाएंगे, इंटरनेशनल तक पहुंच पाएगा अगर सरकार का सपोर्ट रहे तो। सीमित संसाधनों के बीच देवगन ने जुनून और मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने दिल्ली की हाउस ऑफ ग्लैडिएटर्स अकादमी में 3 वर्षों तक रेसलिंग, बॉक्सिंग और जू-जित्सु का प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण और रहने खाने पर हर महीने करीब 20,000 रुपये खर्च होते थे, जिसे परिवार ने बड़ी मुश्किलों के बीच पूरा किया। तो इसमें तो पैसा कौड़ी तो बहुत चीज़, इसमें भी ये लोग हम वहाँ तो सोचेंगे मैंने चलते चलते मैंने कितना कि मैंने पहली बार देखा, मैंने 18 बार में के बार इतना लड़का मैंने करेगा तो भाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। की बीमारी के बाद रांची में निधन, विधानसभा परिसर में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत कई नेताओं ने जताई संवेदना। प्रदेश भाजपा में पार्टी की संगठनात्मक बैठक में लिया हिस्सा, संगठन मजबूती, विस्तार और भावी कार्यक्रमों पर विमर्श। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में 4 दिवसीय भारत टेक्स का किया उद्घाटन। कपड़ा, फैशन और नवाचार का संगम, वैश्विक साझेदारी को मिलेगा बढ़ावा। और रांची में रथ यात्रा मेला की तैयारियां अंतिम चरण में। कल एकांतवास से बाहर आएंगे भगवान जगन्नाथ। शाम में होगा नेत्रदान। 16 जुलाई को रथ यात्रा।